जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तब गेहूं के अंतहीन हरे भरे खेतों, चावल और दूसरी फसलों तथा सब्जियों, मंथर गति से आगे बढ़ती नदियों एवं छायादार वृक्षों से घिरे गांव के तालाबों के बारे में ही सोचता हूँ। भारत प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों वाला एक उपजाऊ भूमि वाला देश है। हम लोग द्वितीय हरित क्रांति की मदद से निश्चित ही 1 अरब की जनसंख्या को खिलाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न कर सकते हैं। अधिक अनाज उत्पादन करना क्यों जरूरी है? इसका प्रमुख कारण ये है कि खाद्यान्न की बढ़ती जनसंख्या के साथ मेल करना जरूरी है। आप इस सूची को देखें। वर्ष 1700 जनसंख्या 12.7 करोड़ वर्ष, 1900 जनसंख्या 27.1 करोड़ वर्ष, 1947 जनसंख्या 34.5 करोड़ वर्ष, 1960-61 जनसंख्या 43.9 करोड़ वर्ष, 1970-71 जनसंख्या 54.8 करोड़ वर्ष, 1980-81 जनसंख्या 68.3 करोड़ वर्ष, 1990-91 जनसंख्या 84.6 करोड़ वर्ष, 1999 जनसंख्या 100.0 करोड़ वर्ष, 2001 जनसंख्या 102.7 करोड़। आप पाएंगे कि आजादी के बाद देश की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार जितना भी खाद्यान्न हम उत्पादित करते हैं, उसका जनसंख्या की बढ़ती दर से मेल करना कठिन होता है, परंतु आधुनिक तकनीकी से इस समस्या का हल हो सकता है जब किसी भारतीय कृषि भूमि को साहसी किसानों एवं बेहतर कृषि तकनीकी द्वारा जोता जाए। सन 1960 में भीषण सूखे से देश में खाद्यान्न की कमी हो गई थी और भारत को अमेरिका के आयातित गेहूं पर निर्भर रहना पड़ा था। सी सुब्रमण्यम, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में हरित क्रांति पर जोर दिया, और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने तकनीकी क्षेत्र को संभाला था। उन्होंने वर्ष 1960 के मध्य में आए इस भीषण संकट को सूखे के संकटकालीन समय के दौरान 1966-67 में विस्तार से वर्णित किया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन अपनी कुछ नीतियों के कारण गेहूं को अल्प मात्रा में मुक्त करते थे। यह वो समय था जब हम उस स्थिति पर पहुंच गए थे कि हमारे पास केवल 2 सप्ताह के लिए ही खाद्यान्न का भंडार शेष था। इस संकटकालीन हालात ने देश के नेतृत्व को खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे देश के ऊपर निर्भर न रहने को मजबूर किया। यही प्रयास हरित क्रांति के तौर पर पहचाना गया। हरित क्रांति भारत को दयनीय हालत से मुक्त कराने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई। 1967 से 1978 के दौरान पारंपरिक कृषि में 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। अधिकाधिक भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई, वर्तमान कृषि भूमि पर ही फसल को उपजाया गया, और सबसे महत्वपूर्ण उच्च उत्पादकता वाले बीजों की विभिन्न किस्मों के साथ उर्वरकों का प्रयोग किया गया। बाजार में उत्पादकों को बेचने हेतु किसानों को राजी करने के लिए संस्थागत सहायता भी मिली। इसी प्रयास के परिणामस्वरूप भारत सन 1970 में खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। इसके साथ वर्ष 1978-79 में 13.1 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ। आप नीचे दी गई सूची से जान पाएंगे कि हरित क्रांति के परिणामस्वरूप भारत का खाद्यान्न उत्पादन नाटकीय ढंग से बढ़ा। अब खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता बहुत कम हो गई है और पर्याप्त बफर भंडार भी है। जून 2002 में बफर भंडारण 6.4 करोड़ टन तक था। हम लोग कुछ खाद्यान्नों की निश्चित मात्रा निर्यात भी कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ वर्ष 1979 और 1987 में भीषण सूखा पड़ा, तब किसी दूसरे देश से अन्न के लिए सहायता मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि प्रत्येक भारतीय को अच्छा पोषक और पर्याप्त भोजन मिले तो इसके लिए वर्ष 2020 तक हमें 36 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी। इससे अच्छे घरेलू उपयोग में मदद मिलेगी और दूसरे देशों को जरूरत के समय खाद्यान्न निर्यात भी किया जा सकता है। इस मिशन के लिए शोध, तकनीक और कृषि विस्तार में तथा उससे भी बढ़कर प्रबंधन, भंडारण और वितरण में एक महान क्रांति लाने की जरूरत है। आगे भी कई चुनौतियां हैं। हम लोग अभी तक वर्षा पर हो निर्भर हैं। अगर लगातार कुछ समय वर्षा न हो तो उपज प्रभावित होगी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोगों को दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है। दूसरी हरित क्रांति सी सुब्रमण्यम, जिनके साथ मैंने इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की है, के अनुसार भारत को दूसरी हरित क्रांति शुरू करनी होगी, जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य मिट्टी से बीज एवं उत्पादन से बाजार के बीच संतुलन स्थापित करना है। कृषि पद्धति द्वारा उच्च उत्पादकता एवं बेहतर वृद्धि प्रमुख मापदंड हैं। सी सुब्रमण्यम ने मुझे बताया था कि उनका एकमात्र सपना था दूसरी हरित क्रांति लाना।
इस ओर कार्य करते हुए उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी मौसम पूर्वानुमान एवं निर्धारण समिति टाइफेक्ट की सहायता से राष्ट्रीय कृषि संस्थान की स्थापना की। दूसरी हरित क्रांति के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किया जाना चाहिए। संसाधनों का सदुपयोग, बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत है। बंजर भूमि में सड़कें बनाकर खाद्य संसाधन उद्योग और भंडारण सुविधा के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति जल के उपयोग में भी है। वर्तमान कृषि तकनीकी के कारण जल की बर्बादी होती है। हमें भी जल संरक्षण तकनीक अपनाने की आवश्यकता है, जैसा कि कई विकसित देश कर चुके हैं। इससे कम जल वाले क्षेत्रों में भी खेती में सहयोग तथा पर्यावरणीय स्थायित्व मिलेगा। कृषि संसाधन और सेवाओं में जाना चाहिए, जहां कमाई भी अधिक है। इससे किसान एवं अन्य लोग समृद्धिशाली बनने के लिए अन्य स्थानों का भ्रमण भी कर पाएंगे। विविधता वाले उत्पाद, नई कृषि तकनीकों को उपयोग में लाना होगा। किसानों को उन फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जिनका प्राकृतिक उपयोग है और अच्छी मांग भी। पशुपालन और नकदी फसलों जैसे दो प्रमुख क्षेत्र उभर रहे हैं। दूसरी हरित क्रांति के लिए महत्वपूर्ण तकनीक जिसकी जरूरत है। नंबर 1, मृदा संतुलन। आधुनिक तकनीक द्वारा मिट्टी का परीक्षण कर उसके गुणों में कमी एवं अधिकता की जानकारी होगी। अगर उसमें नमक की अधिकता है तो इसे निष्प्रभावीकरण या अन्य जैविक उपचारों से कम किया जा सकता है। कुछ कमियों या अभावों जैसे जिंक और फास्फोरस की कमी को कुछ उर्वरकों द्वारा सुधारा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपके पास विटामिन की गोलियां होती हैं। मृदा संतुलन का दूसरा पहलू ये है कि किस मृदा में कौन सी फसल का उपजाना अच्छा होगा और बाजार में उस फसल की मांग के अनुसार किसान उस फसल का उत्पादन स्वयं कर सकते हैं। नंबर 2, जल तकनीकियां। जल की मात्रा जो उपयोग में लाई जा रही है उसे कम करना चाहिए। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के उपयोग से कुशल तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई नियंत्रित रहती है। हम इजराइल का उदाहरण ले सकते हैं, जहां सामान्यतः वर्षा नहीं होती है, परंतु अब वो कई कृषि उत्पादों और डेयरी उत्पादन में अग्रणी है। नंबर 3, फसल चक्र और उन्नत बीज। किसानों को उत्पादन के वर्षों पुराने तरीकों को व्यवस्थित रूप में लागू करना चाहिए। महाशक्ति है भारत उदाहरण के लिए बहुफसल की खेती एवं फसल चक्रण जो मृदा की रक्षा करने में मदद करते हैं। अब उच्च उत्पादन क्षमता से युक्त एवं हाइब्रिड बीज उपलब्ध हैं, जिनसे विकसित फसल की विभिन्न किस्मों की प्राप्ति होती है। साधारण जैव तकनीक जैसे ऊतक विधि द्वारा सब्जियों जैसे आलू की वृद्धि में योगदान देते हैं। किसान नई फसलों तथा जड़ी बूटियों की खेती पर भी ध्यान दे सकते हैं। नंबर 4, कीटनाशक और उर्वरक। जब मैं नॉर्मन बोरलॉग से मिला, जिन्हें कृषि कार्यों के लिए सन 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला, जिसके कारण दुनिया के अनेक भूखे लोगों को भोजन मिला, ने कहा था कि आधुनिक कृषि के लिए उर्वरक सबसे जरूरी है। अगर उचित रूप से मिट्टी की जांच कर सिंचाई पर नियंत्रण किया जाए तो उर्वरकों के उपयोग को कम किया जा सकता है। जैसा कि रासायनिक उर्वरक हमेशा महंगे एवं 33 प्रदूषणकारी होते हैं, हमें कार्बनिक उर्वरक उपयोग में लाने चाहिए। जैव तकनीक इनके निर्माण में काफी मदद करेगी। इस प्रकार जैविक नियंत्रण से कीटनाशकों के प्रयोग में भी कमी लाई जा सकती है। नंबर 5, पशुपालन। भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है, जबकि यहाँ दुग्ध के निर्यात में काफी कठिनाइयाँ हैं, परेशानी है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जीवाणु नियंत्रक तकनीक को नहीं जानते हैं। टाइफेक्ट जैसी संस्था ने इस स्तर को स्थापित करने की दिशा में कार्य किया है। विशेषकर पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ऐसे मानक स्तर को राष्ट्रीय स्तर अपनाना होगा। नंबर 6, स्वच्छ एवं स्वस्थ अवस्था। निर्यात बाजार तक पहुंचने के लिए कृषि उत्पादों की यह अवस्था अत्यावश्यक है, जिसमें सभी कृषि उत्पाद, चाहे वो पोल्ट्री हो या जानवर या पौधे, सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से गुजरना चाहिए। भारतीय उत्पाद हमेशा इस स्तर को नहीं अपना पाते हैं, जिसके कारण ये उत्पाद निर्यात बाजार तक नहीं पहुंच पाते। हालांकि स्वच्छता की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तकनीक ज्यादा जटिल नहीं है, पर किसानों को इनसे अवगत कराना होगा और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने होंगे। नकदी फसल। अधिक कमाई वाली फसलें जैसे चाय, कपास और मसालों में ये क्षमता है। यह जरूरी है कि इन पर तकनीकी रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसे इनकी जरूरत है। नई नकदी फसलों की खोज किए जाने की भी जरूरत है। उदाहरण के लिए उत्तरांचल में कृषि शोधकर्ताओं के सहयोग से किसानों ने महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन किया है, जिनसे बहुमूल्य राजस्व की प्राप्ति होती है। एलोए वेरा, जो भारत के जंगलों में व्यापक रूप से उगता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बड़ी मांग है। ये कई जड़ी बूटियों में से एक है
जिसे पूरे विश्व में बेचा जा सकता है। वनीला के बीज व फूल तथा अन्य नकदी फसलें हैं जिनसे अच्छी आमदनी होती है। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में अनेक कृषि विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए इत्तेफाक बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के किसानों को महत्वपूर्ण सूचना दे रही है और मदद कर रही है। वहां पहले फसल उत्पादन बहुत कम था। बिहार में सिर्फ वर्ष 1999 से 2003 के बीच धान का उत्पादन 2 टन प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर 2.54 एकड़ से लगभग 5.8 टन प्रति हेक्टेयर पर जा पहुंचा और गेहूं का उत्पादन 2 टन प्रति हेक्टेयर से 5 टन प्रति हेक्टेयर पर पहुंच गया। इससे किसानों की आमदनी में एक बड़ा परिवर्तन आया। वैज्ञानिक सूचनाओं द्वारा शिक्षा भारतीय कृषकों की पारंपरिक छवि यह है कि वे गरीब एवं अशिक्षित हैं। कृषि में नए विकास तक उनकी पहुंच नहीं है और वे नए विकास से बिल्कुल अनजान हैं। अब संचार के इतने उपलब्ध तरीकों के बाद सूचनाओं का चौतरफा प्रसार मुश्किल नहीं है, जिससे किसानों को अपने कार्य उत्पाद को और लाभदायक बनाने में मदद मिलेगी। सूचना तकनीक और दूर परामर्श क्षेत्र विशेष की कृषि सूचनाओं का समृद्धिशाली संग्रह बनाए रखना जरूरी है, जिससे जरूरतमंद किसानों के बीच इसे बांटा जा सके। ऐसी सूचनाओं का प्रसार मृदा समृद्धता, बीज चुनाव तथा मानसून के आगमन की सूचना तक होना चाहिए। बाजार के बारे में जानकारियां और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कृषि उत्पाद मूल्य किसानों को ये सुनिश्चित करा पाएगा कि वे क्या उपजाएं। सूचना तकनीक ऐसी सूचनाओं के संग्रह और वितरण को आसान बना देती है। जिला और पंचायत स्तर की संस्थाओं तक को सूचना एवं प्रौद्योगिकी को यंत्र के रूप में नवीन सूचनाओं को प्राप्त करने में आगे बढ़ने की जरूरत है और किसानों को उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराना भी। इस प्रक्रिया में कृषि विश्वविद्यालय सहारा दे सकते हैं। सूचनाओं और आंकड़ों का कोष बनाना चाहिए। ये सभी किसानों के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। ऐसे साहसिक कार्यों के लिए भविष्य उज्ज्वल है। इससे अच्छी कमाई हो पाएगी। कृषि संसाधनों, यातायात, भंडारण और बाजार प्रणाली पिछले कुछ दशकों से भारतीय दुकानों में विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अनेक किस्मों की बाढ़ सी आ गई है। इसके परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उपयोगी कृषि उत्पादों की मांगों में वृद्धि हो गई है, जो 30 वर्ष में सामान्यतः बिल्कुल नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।